नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। हम हैं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम लोग अपने क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम मस्त तरीके से धुआं धुआं आपके चैप्टर को कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपका 5वां चैप्टर जो है लेजिस्लेचर का, इसको कंप्लीट करेंगे और लेजिस्लेचर चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। गुरु कापी किताब उठा के बैठो, 1-1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। आराम से चौचक तरीके से एक एक चीज को लिखते चलिए और लिख लीजिए और ठान लीजिए अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आज इस चैप्टर को फाड़ के रख दिया जाएगा, एकदम निचोड़ के रख दिया जाएगा, एकदम धुआं धुआं कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कॉपी पेन उठा लीजिए, कलम ले लीजिए, किताब ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। और हाँ, यहाँ जवन चीज लग जाए ना उसको फटाक से कॉपी पे उतार लेना गुरु, कहे कि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स हम दे ही दिए हैं अपने हाथ से लिखा हुआ, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने से जो है नोट्स बनाइए। तो तैयार हो जाइए, एकदम मूड बना लीजिए कि आज इस चैप्टर को एकदम धुआं धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज आगे स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, एक चल रही है एनसीईआरटी एक्सप्रेस, एक चल रहा है ये वन शॉट सीरीज। वन शॉट सीरीज में वो सारी चीजें आपको मस्त तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझा दिया जा रहा है, और एनसीईआरटी एक्सप्रेस में एनसीईआरटी को चाटा जा रहा है। तो दोनों को भाई अलग अलग पहलू हैं, दोनों को अपने हद तक इस्तेमाल कर देना है। हम आपको दोनों शस्त्र दे दिए हैं, जो सा शस्त्र तुमको मजा आए चलाने में उस शस्त्र का इस्तेमाल करिए। चाहे आप एनसीईआरटी सीरीज को देखिए, चाहे आप एनसीईआरटी एक्सप्रेस को देखिए, चाहे आप वन शॉट सीरीज देखिए, ये आपके ऊपर है। चलिए फटाफट से अपने लेजिस्लेचर चैप्टर के ऊपर आते हैं और फटाफट से इसको जो है खत्म करते हैं। कॉपी किताब लगा लो, हेडिंग लगाओ फटाक से, लेजिस्लेचर पॉलिटिकल साइंस, है ना, एकदम टॉपिक घुसा दो, तभी हमारा जो है काम साथ में लिखते चलिएगा। चलो अब देखो, कुछ बात है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात करते हैं, माहौल समझ जाओ। ये है एक भारत देश। भारत क्या कोई सा भी देश हो, उसको चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। पहले ये काम राजा लोग कर देते थे तो लीपापोती भी बहुत कर देते थे, ठीक है ना, कहीं कुछ कौनों को मार दिया, जहां मर्जी अपने मन से बखेड़ा किए जा रहे हैं। तो एक आ गई सरकार जो कि सबको भैया अकेले में भाई सबको समान बराबरी सबको देती है और सबका मेंटेन करती है। देखो, अब जब बात होता है कि ये भारत देश, इसको चलाने के लिए चाहिए सरकार। अब तुम सुन लिया सरकार, तुम क्या जान गए, मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में आओ तो योगी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, सपा है, बसपा है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है। बस पार्टियां पे हमारा ध्यान आता है, सरकार को जैसे ही बात है। लेकिन देखो, ठीक है, वो है, मान लो गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो सिस्टम चल रहा है पूरे सरकार का, वो अकेले नहीं चलता है गुरु। उसके लिए 4 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एक साथ काम करती हैं, तब जा करके सरकार काम करती है। तो अगर भारत देश को चलाना है तो गवर्नमेंट का जरूरत पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीजें, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, और एक आपका मीडिया भी अब चौथा स्तंभ जो है माना जाता है। अगर लेजिस्लेचर का बात किया जाए तो भाई सरकार चलाने के लिए विधायिका का जरूरत है, लेजिस्लेचर का जरूरत है। वही लेजिस्लेचर जहां नियम कानून बनाया जाएगा, बैठ करके पार्लियामेंट में हम नियम कानून बनाते हैं और उसी चीज को जो है लेजिस्लेचर कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चीज अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव का, है ना, अगर एग्जीक्यूटिव का चर्चा किया जाए तो एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, कार्यपालिका, जितना आपके आईएएस, पीसीएस, एसपी, डीएम कुल काम कर रहे हैं, उनकी जो नियम को फॉलो करवाया जा रहा है वो कर कौन रहा है, आपके कार्यपालिका कर रही है। और क्या सही क्या गलत, किसका उल्लंघन, सजा कौन दे रहा है, आपके जुडिशरी। तो सिस्टम समझो, विधायिका ने एक नियम पास कर दिया कि 10 बजे के बाद जो भरे निकलेगा, अब कुछ बोल देगा वो बड़ी तुराएगा, जान जाओ। अब एक नियम पास हो गया, अब नियम पास होने के बाद इसको फॉलो मोदी जी नहीं करवाएंगे, ना ही योगी जी करवाएंगे, नहीं, ये लोग नहीं, भाई साहब पूरी की पूरी कार्यपालिका लगी पड़ी है इस काम में। अब पुलिस है, कोनो गए कांड किए, धय के लिए आ जाएंगे, और पुलिस लेकिन यहाँ पर उनको सजा नहीं दे पाएगी। ठीक है, कोनो चोर हो, कोनो कुछ कांड किए हैं, उनको सजा पुलिस नहीं देगी। को सजा कौन देगा, तो वो लोग धरेंगे, ले जाकर के जुडिशरी साहब को थमा देंगे कि है लीजिए आपका जो है इस ससुरा है किया है, कांड किया है, अब इसको आप संभालिए, है ना। तो अब जुडिशरी जो है अपना काम देखेगी, आपके जो भी लॉ हैं उसके तहत उसको कौन सी सजा देना है, उसको दिला करके छुटकारा। तो ऐसे करके पूरा सिस्टम काम करता है। आज का जो चैप्टर है वो है लेजिस्लेचर पे,
वैसे ही जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सब पे बात होगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आज हम लोग लेजिस्लेचर पे बात कर रहे हैं, जुडिशरी पे भी वीडियो इसके बाद जो है देखने को मिलेगा। तो आज के चैप्टर का मुद्दा है लेजिस्लेचर। अब देखो यार, जब लेजिस्लेचर का बात करते हैं तो सिंपल समझो, लेजिस्लेचर माने जो नियम कानून बनाने का जो सिस्टम है। तुमको रुको दिखा दें गुरु, हाई देखो, जहाँ नियम कानून बैठ करके बनता है ना, आपका जो पार्लियामेंट है ना, जहां पर बैठ करके नियम कानून बनता है ना, वो सारे विधायक का जो आते हैं वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं। अब देखो, हम लोगों के भारत में ना 2 लेवल पर नियम कानून बनाए जाते हैं। एक बनता है सेंट्रल लेवल पर, एक बनता है स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर जो नियम कानून बनता है ना, वो कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। और आपके स्टेट लेवल का जो नियम कानून बनता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में बनता है, यानी कि आपका विधान मंडल में बनता है। समझ रहे हो? तो राष्ट्र लेवल पर, यानी कि अगर पार्लियामेंट से कोई चीज फॉलो हो गया तो केरला में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल से कुछ चीज फॉलो हुआ है तो वो स्टेट के लिए रहेगा। तो नियम कानून बनते हैं गुरु, नियम कानून बनते हैं 2 लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन बनाता है? जोर से बोलो, जहां बैठे वहीं चिल्ला के बोल दो, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को ही बोलते हैं संसद। और जो संसद में है, जो कुर्सी लगा है संसदवा में, जो जाके बैठता है ना, जो नियम कानून बनाता है ना, संसद में बैठने वाले को कहते हैं सांसद। संसद बॉडी, सांसद उसके अंदर आने वाला। वैसे ही आपके स्टेट लेजिस्लेचर में ये विधानमंडल है, और जो बैठने जाते हैं अंदर आपके विधायक जी। और इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में पार्लियामेंट में बैठने वाले को एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आपके विधायिका में, जो विधानमंडल में जाकर के जो विधायक बैठते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं एमएलए और आपका एमएलसी। 2 सिस्टम बहुत प्यार समझना, देखो ध्यान से। हम बात कर रहे हैं विधायिका का, फील को पकड़ना। हम बात कर रहे हैं, देखो मेरे हाथ को देखते जाना, मान लो ये हम लोगों का जो है क्या है, मतलब मान लो है एक बोर्ड है, हमारे हाथ अगवाई बोर्ड है मान लो, ठीक है। चलो देखो, ये है पार्लियामेंट, दिखना चाहिए आपको। हम बात कर रहे हैं विधायिका का, नियम कानून बनने का। अब भारत देश में नियम कानून बन रहा है 2 जगह पर, समझ रहे हो? अब एनिमेशन का खर्चा नहीं है कि एनिमेशन लगा देंगे, समझे ना, वो छोड़ो, देख तू एनिमेशन अपने से देख लो, ठीक है। 2 तो जो है 2 लेवल पर बनेगा, एक बनेगा सेंट्रल लेवल पर, एक बनेगा स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन है भाई साहब? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा में बैठने वाले अलग हैं, लोकसभा में बैठने वाले अलग हैं। और ये जो दोनों में बैठेंगे इनको कहते हैं सांसद, जो कि पूरे देश के लिए नियम कानून बनाएंगे। इधर आ जाओ, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 चीज होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझो ध्यान से, हिंदी में कहते हैं विधान परिषद और विधान सभा, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब विधानमंडल भी कह सकते हैं ना, विधानमंडल कहो, विधान परिषद कहो, ठीक है। यहां पर ये सिस्टम हो गया। अब जो आपके विधायक हैं, जो एमएलए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठते हैं जाकर के, वो होते हैं एमएलए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के जो बैठते हैं वो होते हैं एमएलसी। तो ये होते हैं एमएलए और एमएलसी स्टेट में, एमपी होते हैं पूरे पार्लियामेंट वाले सिस्टम पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं गुरु, यहां पर ध्यान दो। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, बेसिक आइडिया हो गया लेजिस्लेचर का, ये सब सारा सीन होता है। अब जो तुम्हारा चैप्टर है ना, जो आपके किताब में लिखा है, उसमें कुछ कुछ बातें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ोगे कि लेजिस्लेचर का जरूरत क्या है, पार्लियामेंट का शक्ति और काम क्या है, फंक्शन और पावर क्या है आपके पार्लियामेंट का। चलो भाई पढ़ लेंगे। ये पार्लियामेंट नियम कानून कैसे बनाती है, ये भी पढ़ लेंगे। ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कैसे करती है, ये भी पढ़ लेंगे। अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है, ये भी पढ़ना है। पार्लियामेंट की कमेटी को पढ़ना है, और कुछ पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स हैं जैसे स्पीकर वगैरह जो हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और चैप्टर हो जाए खत्म, धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो माहौल बन गया गुरु, आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्वेश्चन पूछता है हमारा किताब कि बताओ हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमको कहाँ जरूरत है भैया पार्लियामेंट का, बिना पार्लियामेंट के काम नहीं चलेगा। हम बोलेंगे चाचा ये काम आज से छोड़ दो, हम नियम है, हम सरकार है, हम जो कह दिए होगा। अब सर भाई चाचा मानेंगे नहीं, चाचा हमको दह के धुन के चले गए, तब नहीं ना हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट रहेगी, एक सिस्टम रहेगा। तो पार्लियामेंट बोल दी कि चाचा नहीं निकलना है, तो चाचा निकलेंगे, तो चाचा को शांत करवा दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव द्वारा। और सजा कौन दे देगा? जुडिशरी। समझो बात को। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो देखो पार्लियामेंट पे जैसे ही आते हैं लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो लॉ मेकिंग बॉडी है,
अच्छी बात है, सोचना चाहिए, आपका है भाई, नियम कानून बनता है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक चीज जोड़ दो कि नियम कानून सिर्फ इसका एक फंक्शन है, इसके और भी फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, और भी सारी चीजें होती हैं। देखो जैसे कि क्या क्या होता है, हम उसके ऊपर आते हैं आगे चल करके। देखो पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पर वॉकआउट होते हैं, वॉकआउट माने सभा चल रही है, कोई कुछ बुरा माना, सभा छोड़ करके निकल जाएंगे, ला भैया जा बाहर चल देंगे, देखो कुर्सी छोड़ेंगे और बाहर चल देंगे, ये भी होता है। प्रोटेस्ट होता है, इसी में कोई चीज बुरा लगा कर देंगे प्रोटेस्ट, कि ना भैया हमको नहीं पसंद, कुर्सी चल जाएगा, जान जाओ, आगे बढ़ो। तो डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं, और मतलब ये तो भाई देखो ऐसा किया जा सकता है, वहां पर बोलने का, डिबेट करने का हक ही है ना। ये सारी चीजें हम देखते ही देखते हैं। आगे चल कर के देखो तो यहाँ पर कंसर्न कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ओपोजिशन और जो है लड़ाई करते रहते हैं, नहीं भाई, सहमति भी दिखाते हैं एक साथ, कि नहीं अगर उनको लगा कि हाँ भाई ये नीति से पूरा देश बदल सकता है तो सहमति भी दिखा सकते हैं कि नहीं सही बात है, करिए, हम आपके साथ हैं। तो दोनों चीजें हैं, अगर आपको बुरा लगे आवाज उठाओ, अच्छा लगे तो सहमति दो, ठीक है। और आगे चल करके देखेंगे तो ये सारी चीजें, एक यूनिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कहते हैं अखंड चीजें, ये सब भी देखने को मिलता है पार्लियामेंट में। मिलजुल करके रहो, गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ, ये सब हमारा पार्लियामेंट में सिस्टम होता है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलग अलग वहाँ जो कुर्सी लगी है ना, वो लोग आकर के अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। कोई कहीं कोने का है जहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं है, मान लो खेती के लिए पानी वानी का सिस्टम खराब है, वो आकर के पार्लियामेंट में आवाज उठाया कि नहीं जी हमारे यहाँ पानी का व्यवस्था है, पानी का दिक्कत है, कुछ नियम कानून लाइए। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ नियम कानून लाइए। बेरोजगारी बढ़ रही है, कुछ नियम कानून लाइए। लड़कियों के मामले में लड़कियों को सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नियम कानून लाइए। आजकल में ऐसे चोरी चमारी होते रही है, इसके लिए कुछ नियम कानून लाइए। कुछ भी व्यवस्था बदलता है ना, उसके लिए नियम कानून लाया जाता है। और ये नियम कानून जो लाया जा रहा है, जो बात पेश की जाती है, उसको कहते हैं बिल। तो अगर हमारे दिल में कोई चीज है तो हम उसको बिल कहेंगे, मान लो बिल के रूप में उसको हम पेश करेंगे, और आगे अगर वो पास होगा तो पूरे देश पे लागू हो जाएगा। यही सिस्टम होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव बहुत जरूरी है। और ये जान जाओ कि अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा ना तो फिर डेमोक्रेसी ना ही इफेक्टिव रहेगी, ना ही एफिशिएबल, कोनो काम का डेमोक्रेसी फिर कहने लायक डेमोक्रेसी बच जाएगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को काम लायक बनाने के लिए, नाम का ना होकर के काम का बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब रिप्रेजेंटेटिव का बात होगा तो रिप्रेजेंटेटिव को देखो अकाउंटेबल रहना पड़ता है। अब तुमको हम जो है, अब एक बात बताओ, संसद में मात्र यार आपके कुल मिलाकर के 550 के आसपास जो है सीट देखने को मिलेगा। इधर लोकसभा में देख लो 550 सीट, राज्यसभा में देख लो 250 सीट आपको देखने को मिल रहा है। 150 करोड़ आबादी है, कहाँ कहाँ से कुल आकर के संसद में बैठ जाए। कहेंगे कि ना भैया हमारे के यहाँ तो गेहूं का समस्या है, हमारे के यहाँ पानी नहीं बहता है, हम बतियाते हैं तो फलानवा हल्ला करता है। भाई अलग सबका 36 लोग 36 सोच, क्या क्या रखा जाए। तो लोग क्या करते हैं, इस पूरे भारत देश को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया कि ये पूरी भारत को हम बांट देते हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में। उन कंस्टिट्यूएंसीज में एरिया के हिसाब से, जिसका ज्यादा जनसंख्या है वो सब आगे देखोगे, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से बांट दिए। वहां से कुछ लोग इकट्ठा हुए, चले गए दिल्ली, दिल्ली गए पार्लियामेंट में बैठे। मान लो हमारे बनारस साइड से कोई गया है, उधर दूसरे साइड से कोई गया है, यूपी से कई लोग गए हैं, ठीक है, आगे राजस्थान से कई लोग गए हैं। जो छोटी छोटी देश कह रहे हैं सॉरी, छोटी छोटी राज्य है वहां से कम लोग गए हैं। जहां ज्यादा लोग, ज्यादा राज्य बड़ा है, ज्यादा क्षेत्रफल है, ज्यादा जो है जनसंख्या है, वहां से ज्यादा लोग जाएंगे। तो इस चीज को देखो। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग क्या किए, मान लो हम लोग भाई एक लोग उठे कि भैया हमको जितावा, हम जा करके तुम लोग का मदद करेंगे। तो बोले ठीक है, विश्वास है, चलो जाओ जीत जाओ, वोट गए मार दिए ठप्पा किलो, भाई विजयी भवा। अब ये बंदा इतने लोगों के भरोसे जाकर के पार्लियामेंट में बैठा है, तो उसका फर्ज बनता है हम लोगों का बात सुनने का। हम लोग उनको मुहर मार के वहां भेजे हैं, तो मुहर मार के उनसे जवाब भी तो लेंगे ना कि बताओ कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल रहना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है कि क्या किए क्या नहीं किए, और कौन कितना जवाब देता है वो हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जवाबदेह होते हैं, जवाब देना चाहिए। आगे बढ़कर के देखा जाए तो कैबिनेट जो है हमेशा मेजॉरिटी में ही रहेगी, तभी सरकार चलती है। जो सीटें हैं वहां पर मेजॉरिटी में आपकी सरकार है, मेजॉरिटी में आपके लोग हैं, तो आप सरकार चलाएंगे। जहां मेजॉरिटी से कम हुए तहां भैया इल्ले हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा। जो लीडर्स होते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, ये सब सारी बातें हम लोग जानते ही हैं।
आगे ये जो चीज है ना, एक डेमोक्रेटिक पोटेंशियल के लिए काफी ज्यादा हद तक जरूरी है, ताकि ये लीडर्स जो है हमारे अकाउंटेबल रहें। अब बताओ, लीडर से तुम पूछोगे ही नहीं, कहा भैया 5 साल में क्या कैला तू है भाई, 5 साल हम तुमको वोट दिए, 5 साल हम आपकी सरकार बनवाए, आपने क्या क्या किया? तो उन्होंने बताया कि हमने ये किया। अगर मैं उस बातों से संतुष्ट होऊंगा तो एकदम दिल खोल करके बोलूंगा कि अब की बार फलाने की सरकार। लेकिन अगर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब भी मैं बोलूंगा नहीं, अब की बार हो फलाने की सरकार। समझ पा रहे हो? तो वो हमारे ऊपर है, हम सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए आप सुनते हैं कि फलाने जी जवाब दीजिए आपने क्या किया, ये सब सीन हमें देखने को मिलता है। अब देखो दूसरी चीज, अगर पार्लियामेंट के बारे में बात किया जाए तो यहां पर चौचक डिबेट कर सकते हो। चौचक डिबेट, जैसे कि 2 डिबेट, एक हुई डिबेट होता है, मोहल्ला में डिबेट होता है। मान लो खड़े हो गए, सवेरे गए वहाँ पर, भैया बाबा वाबा मतलब एजेड लोग बैठे हैं, कोई और बैठा है, कोई और बैठा है, कोई सपा को सपोर्ट करने वाला, कोई बसपा को सपोर्ट करने वाला, कोई बीजेपी को सपोर्ट करने वाला, सब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अल्लो को उन्होंने छेड़ दिए, अरे दा हाली बनेंगी सपा की सरकार। अब बीजेपी वाले बैठे हैं, उनको भी भाई, हाँ कहाँ आपके सरकार कुछ काम किए, लो भैया दंगल छिड़ गया। यहाँ पर डिबेट होना स्टार्ट। कोई कह रहा है कि नहीं हमारे सरकार इतना अच्छा काम किए, कोई बोला नहीं बेकार काम किए, हमारी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी। ये डिबेट जनरली छिड़ गया। अब उसका क्या चांस है कि वो लिमिटेड रहे? पता चला बात बात में बाजी बाजा होने लगा कि नहीं ये कुर्ता फरौल होने लगा, भैया डिबेट ऐसा चल रहा है, तो भाई दंगा हो जाएगा, नहीं कर सकते ना। लेकिन भाई ऐसे ऑफलाइन कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर डिबेट करोगे तो रिस्क है, बढ़िया आदमी रहेगा तो धूम देगा, कहेगा नहीं हमारी बात मानो, जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिबेट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक और एकदम खुल्लम खुल्ला होता है यार, एकदम खुल्लम खुल्ला। तभी तो किसी नीति पे बहस नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? कोई चीज लेकर के आए, 10 लोग बोले बेकार है तो 20 लोग बोले अच्छा है, तब ना उस पर एकदम बढ़िया से डिस्कशन होगा। यही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद इनके पास भैया पावर है, किसी सरकार को भैया रह सकते हैं, कोई सरकार को गिरा सकते हैं। कैसे? अगर सरकार मेजोरिटी में है, बहुमत में है, पार्लियामेंट में उसकी सीटों पे बहुमत वाले माफ कीजिए, ठीक है, बहुमत वाले लोग बैठे हैं तो काम तो हो जाएगा गुरु। आराम सरकार बनी है। लेकिन जहां 10 तो 20 तो आपके जो है एमपी छोड़ करके चल दिए कि ओ मैं तो मायके चल दिए, अब भैया मेन जो पार्टी है वो गड़बड़ा जाएगी। अब प्रेसिडेंट साहब उनको टाइम देंगे कि देखो या तो कुछ व्यवस्था कर लो, नहीं तो फिर हम चुनाव दोबारा से करवाएंगे। ये वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलो, तो ये बेसिकली मुद्दा होगा कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। कोई तुमसे पूछ दे, उसके मुंह में फलाना फलाना दाएं से तोप जो है कुल दाग देना कि देखो भाई इसलिए पार्लियामेंट जरूरी है। ठीक है, हमको तो पता चल गया पार्लियामेंट कहाँ जरूरी है। तो हमको ये बताइए कि पार्लियामेंट में हम एक ठो घर से काम नहीं चला सकते थे? पार्लियामेंट में हम एक ठो घर से काम नहीं चलवा सकते थे, हमको 2 ठो घर का जरूरी है। हाउस ऑफ पीपुल चाहिए, हाउस ऑफ काउंसिल चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट लेना जरूरी है। अरे राज्यसभा से काम चला लिए होते, काहे राज्यसभा लोकसभा चाह रहे हैं, तो 2 ठो घर का काहे जरूरत है। इसके ऊपर अगला टॉपिक हमारा आता है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग फटाक से। अब देखो, पहले इस चीज को समझो, ये 2 हाउसेस क्या है। देखो, पार्लियामेंट नेशनल लेवल पर काम करता है, समझ रहे हो ना? रुको देखिए, कोनो फोटो वोटो है दिखाने लायक? मान लो देश, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट जो है एक तरीके के 2 लेवल पर काम करता है। हमारा पार्लियामेंट आपको दिख रहा है, पार्लियामेंट हमारे 2 लेवल पर काम करता है। अगर हम बात कर दें क्या क्या, तो एक तो है नेशनल लेवल पर, सॉरी विधायिका हमारी लेजिस्लेचर 2 लेवल पर काम करता है। एक नेशनल लेवल पर जो कि सेंट्रल लेवल पर हमारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट है बाई कैमरल। क्या है भैया? बाई कैमरल। बाई कैमरल यूनिकैमरल क्या होता है इसको समझो। जौने लेजिस्लेचर में, जहां पर जौने संसद में 2 ठो घर होता है उसको कहते हैं बाई कैमरल, और जौने संसद में 1 ठो घर होता है, ठीक है, या फिर जिस लेजिस्लेचर में एक सिस्टम होता है उसको कहते हैं यूनिकैमरल। तो बाई कैमरल 2 ठो, यूनिकैमरल 1 ठो। तो अब देखो यहां पर पार्लियामेंट तुम्हारी बाई कैमरल है, ये हमें पता चल गया। अब कौन कौन से भैया 2 ठो कमरा बताइए? एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। इसी राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हम आपको कई हाल ही बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करते, अच्छा नहीं अभी नोट भी नहीं किए हो ना, तनी साइड हो रहा है, नोट कर लो फटाक से, तनी मिटाना है,
ठीक है, जल्दी नोट करो, पास कर लो। 1080 पे लगा लो। 1080 पे लगाने के बाद क्लियर हो जाएगा, तनी फोटो ले करके फिर जो है डाटा बचाने पे लग जाओ। 360 के लो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। चलो अब देखो भाई, इधर आ जाओ। अगर हम बात करते हैं, मिटा दे रहे हैं गुरु, ठीक है, तन्नी से बस मिटा रहे हैं। हम हमेशा से आपको करते आए कि देखो पार्लियामेंट कुछ नहीं है, पार्लियामेंट एक को ऐसा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में 2 ठो कमरा है मान लो, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। तो ये 2 ठो जो है कमरा आपको देखने को मिलेगा, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब ये माना जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पर बाई कैमरल सिस्टम ही चले। क्यों? क्योंकि अगर बड़े बड़े राज्य में 2 ठो घर रहेंगे तो ज्यादा व्यक्ति आ पाएंगे, ज्यादा क्षेत्रों से आ पाएंगे, ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज से आ पाएंगे, तो उन सभी लोगों का बात को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन सभी लोगों के बात को बयां किया जा सकता है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं ये सारे सिस्टम का, ताकि सारे सेक्शन को फायदा मिले, सारे कम्युनिटी का बात रखा जाए, सारे एरिया का बात रखा जाए, देश के पूरे कोने का बात रखा जाए, इसलिए बड़े देश जो है 2 घर मानते हैं। 2 हाउसेस का, बाई कैमरल सिस्टम का। लाइटिया का ऐसे हो जाए, सीधे हो जाए तब ना फोकस मारेगा। हाँ ठीक है, चल। तो ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बाई कैमरल का और यूनिकैमरल का, इसलिए बाई कैमरल हमें जो है जरूरी है। आगे बढ़ो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यों को एक ऑफर दिया है कि ए राज्य, तुम चाहो तो यूनिकैमरल रहो, तुम चाहो तो बाई कैमरल रहो, तुम्हें कोई भी छेड़ने नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो यूनिकैमरल रहो, तुम चाहो तो बाई कैमरल रहो, लेकिन नेशन को, नेशनल स्तर पे बोला गया है कि आप बाई कैमरल ही रहेंगे। तो 6 स्टेट यहां पर देखने को मिलते हैं जो बाई कैमरल हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। बाई कैमरलिज्म जो है, क्यों बाई कैमरलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों 2 घर की जरूरत है? एक तो 2 घर है तो बहुत ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अलग अलग क्षेत्र से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना भाई, सब लोग आएंगे, ज्यादा एरिया ज्यादा पार्ट से कवर किया जा सकता है ये सिस्टम। और दूसरा कि बाई कैमरलिज्म की वजह से किसी भी डिस्कशन को 2-2 बार रिकंसिडर किया जा सकता है। जैसे गुरु समझो कि अगर राज्यसभा में एक बिल गया, यहां से पास हो गया, तो क्या पूरा फॉलो हो जाएगा? नहीं, फिर इसको लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर लोकसभा में मंथन होगा, तब जाकर के फाइनली ये पास होगा। यानी कि पहले डिस्कशन राज्यसभा में, फिर डिस्कशन लोकसभा में, अब फिर जाकर के फाइनली साइन होगा तो बिल पास होगा। ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिससे क्या हो गया, एडवांटेज है, ये डबल चेक हो जाता है, 2-2 बार चेक हो जाता है, 2-2 बार बहस हो जाता है किसी भी चीज पे, और इसकी वजह से कोई भी गलत पॉलिसी, कोई भी ऐसा मतलब जिसमें कुछ कमजोरी हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम हो जो कि हानिकारक हो, तो वो पास नहीं होता है। समझ गए कहाँ लिए जरूरी है 2 ठो पार्लियामेंट का हाउस? चलो तो नोट कर लो ध्यान से इसी बात पे, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब तनिक कंपैरिजन कर लेते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में क्या अंतर है। ठीक है, चलो अब डिस्कशन करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। बेसिक अंतर है, ध्यान में रखा जा सकता है, कान बंद करके नहीं, आंख खोल करके और कान खोल करके सुनिए, समझ रहे हैं ना, कान बंद मत करिएगा। अब देखिए, राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं और लोकसभा का बात करते हैं तो संसद में 2 घर हैं। अब राज्यसभा का डिस्कशन आर्टिकल 80 में किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में कुछ चैप्टर हैं, चैप्टरों के नाम आर्टिकल से दिखाए जाते हैं, कुछ आर्टिकल में कुछ बातें की गई हैं। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है हमारा, उसमें 80 आर्टिकल में राज्यसभा का बात किया गया है और 81 आर्टिकल में लोकसभा का बात किया गया है। और यहां पर क्या हम देखेंगे राज्यसभा में कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, सेकेंडरी, अरे परमानेंट हाउस कहे कहते हैं, परमानेंट हाउस कहे कहते हैं, सुनो ध्यान से। इसमें क्या सिस्टम है ना, देखो इसको फील लेना आराम से। यहां पर अगर हम राज्यसभा का बात करते हैं, देखो तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 2-2 साल पे चुनाव होता है। कितने साल पे? 2-2 साल पे चुनाव होता है। यानी कि एक बार में कभी पूरी राज्यसभा खाली नहीं होगी। पहले बार में इस हिस्से का चुनाव हो गया तो यहां पर 2 लोग बैठे थे, फिर इस हिस्से का चुनाव हो गया तो यहां पर 2 लोग बैठे थे, और फिर तीसरे हिस्से का चुनाव हो गया तो यहां पर 2 लोग बैठे थे। तो बात को समझो कि राज्यसभा कभी पूरी तरीके से खाली नहीं होगी। लेकिन
अगर लोकसभा में बहुमत टूट जाती है, बहुमत माने लोकसभा में सीटें लगी हैं, मैक्सिमम जो बहुमत है जो आपके इसमें मेजॉरिटी में है वो सरकार टिकेगी। 20-30 एमएलए रिजाइन कर दिए, सॉरी 20-30 जो आपके एमपी है रिजाइन कर दिए कि चलो मैं मैके चली, तो वो लोग फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, सरकार टूट जाएगी, आपका ये लेजिस्लेटिव जो लोकसभा है वो तो भंग हो गया। तो वो टेम्पररी बॉडी है भाई, जो टूट जाता है वो टेम्पररी होता है, जो नहीं टूटता है वो परमानेंट होता है। तो आपका राज्यसभा नहीं टूट रहा है, परमानेंट होता है। अब जान जाओ भाई, अगर मान लो लोकसभा खाली हो गया, हेयर राज्यसभा अगर खाली हो जाए और कोई रहे ही ना कुछ डिसीजन लेने के लिए और कुछ गड़बड़ हो जाए देश में, तो लो भैया हो चुका ना कर कल्याण। तो इसीलिए कोई भी सिस्टम ना गड़बड़ा, इसीलिए राज्यसभा में हमेशा दो हिस्सा है वो हमेशा आपका रहेगा। खाली एक ही हिस्सा है, 3 में से एक हिस्सा जो है वो हमेशा उसका चुनाव होता है, और 3 में से 2 हिस्सा जो है हमेशा बैठ करके वहां पर प्रेजेंट रहेगा। और इसीलिए इसको हम परमानेंट हाउस कहते हैं, इसको सेकेंडरी हाउस कहा जाता है, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। यहां पर मैक्सिमम जो है आपके 250 सीटें, 245 पे हैं अभी ये लोग। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, यानी देश की जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, देश की जनता चुनती है वहाँ पर लेजिस्लेचर वालों को, वो लोग आकर के चुनते हैं इन लोगों को। तो आगे बात करेंगे, इनके पास तो नहीं सा पावर कमजोर होता है, ये डिसॉल्व यानी भंग नहीं हो सकते। क्यों नहीं भंग हो सकते? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 3 में से 2 हिस्सा हमेशा मौजूद रहेगा। चुनाव खाली 3 में से एक हिस्सा का होता है। आगे बढ़ो तो मेंबर्स का जो टेन्योर है वो है 6 साल, यानी कि 6 साल तक हर एक मेंबर का टेन्योर रहेगा। लेकिन उसके जो हाउस का टेन्योर है वो भैया एकदम परमानेंट वाला सिस्टम है। 30 साल की उम्र की जरूरत है इसमें घुसने के लिए। इसको एल्डर्स का हाउस भी कहा जाता है। 1/3 इलेक्शन हर 2 साल में होता है। 1/3 इलेक्शन मतलब 3 में से एक हिस्से का चुनाव होगा, 2 लोग बैठे रहेंगे, फिर 3 में से दूसरे एक हिस्से का चुनाव होगा, फिर 2 लोग बैठे रहेंगे। ऐसे करके 6 साल अपना इलेक्शन पूरा करते हैं। 12 लोग को हमारे राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट करते हैं कि आप आ जाइए यहाँ पर राज्यसभा में बैठिए, और वो 12 लोग अपने किसी भी कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, सोशल भाई सर्विस के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अपना जहाँ अव्वल होंगे, 1 नंबर के होंगे, उनको नॉमिनेशन मिल जाएगा। आओ लोकसभा का बात करो तो इसको बोलते हैं ये लोगों का घर है। लोकसभा नाम में ही लोग है, लोगों का घर है। इसको टेम्पररी हाउस इसलिए कहते हैं कि जहां बहुमत भंग हुआ घर भी भंग हो जाएगा। तो मेंबर्स नहीं रहेंगे तो घर कैसा, परिवार में सदस्य ना हो तो घर कोई रहता है क्या बताओ? तो इसीलिए घर गड़बड़ा जाएगा। आगे बात किया जाए तो इसको प्राइमरी हाउस कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। 552 जो है मैक्सिमम सीट है यहाँ पर। एक बात है छोटा सा देख लो, यहाँ पर क्या था, 2 लोगों को जो सीट है वो रिजर्व दिया जाता था एंग्लो इंडियंस के लिए। 2 सीट एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन हुआ करता था। अब उसको 104 अमेंडमेंट की वजह से हटा दिया गया है। तो अभी जब अगला वाला चुनाव आएगा, यानी कि 2024 वाला जब सिस्टम आएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट हो चुका है तो आगे चल करके 550 आपको देखने को मिलेगा। 2 एंग्लो इंडियंस के लिए जो सिस्टम रिजर्व रहता था उसको 104 अमेंडमेंट की वजह से हटा दिया गया है। यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ए भैया फलाने के वोट दिया हो तो फलाने ही जाकर के वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप जाएंगे अपने गांवों के प्राइमरी स्कूल में, जाकर के ईवीएम मशीन में मुहर मार देंगे, सॉरी बटन दबा देंगे, और बटन दबाने के बाद बहुमत से विजयी बनाएंगे उन लोगों को, ठीक है। तो यही से आप लोग जो है जमकर प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत लोग राती को दारू मुर्गा भी खींचते हैं खूब दबा के, अरे बाप रे बाप, है ना। आगे बढ़ो तो मोर पावर है इनके पास। आगे बढ़ेंगे, ये भंग हो सकते हैं। मेंबर्स जो है इनका 5 साल, ठीक है, 5 साल तक इनका सिस्टम बरकरार रहता है, फिर अगले 5 साल चुनाव लड़ेंगे। आगे चुनाव जो है हर 5 साल में होता है। 1952 से लेकर के 2000 तक जो सिस्टम था, 2 एंग्लो इंडियन की वजह से रिजर्वेशन जो है हुआ करता था, है ना। सॉरी 2000 नहीं, 2020 तक होगा, ठीक है ना। यहाँ तक जो है आपका सिस्टम जो है मेंटेन हुआ करता था। फिर 104 अमेंडमेंट और एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम जो है हटा दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। साइड हट रहे हैं,
इसको फटाक से एकदम नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए गुरु, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो नोट कर लिए, चलिए फिर मिटा करके आगे बढ़ेंगे और आगे सिस्टम को समझेंगे। आगे भी भाई चर्चा करना है ना, जल्दी से चैप्टर खत्म करना है कि नहीं करना है, चलो नोट कर लो फटाक से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, है ना। डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर लिया जाए कि लोकसभा में क्या सिस्टम है, राज्यसभा में क्या सिस्टम है, उसको भी जान लेते हैं। हल्का सा आइडिया आप लोग को लग ही चुका है। देखो राज्यसभा जो है ना, राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो विधानमंडल होती है ना, वहाँ के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इनका जो है, अब देखो दो चीज यहाँ पर निकल करके आती है, दो चीज देखो ध्यान से। यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से भाई साहब आकर के पार्लियामेंट पे लोग रिप्रेजेंटेटिव जो आ रहे हैं, पूरे अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये रिप्रेजेंट करने का ना दो सिस्टम होता है। कितने सिस्टम होते हैं? दो सिस्टम होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। एक ये सिस्टम होता है कि अलग जितने राज्य हैं, मान लीजिए ये जितने भी आपके भारत के राज्य हैं, इनमें क्या हो कि बराबरी से पूरा बांट दिया जाए कि हर एक राज्य से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कहां पर? आपके राज्यसभा में। जैसे कि जितने लोग उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, उतने ही लोग तमिलनाडु से जाएंगे, उतने ही लोग असम से जाएंगे, उतने ही लोग सिक्किम मेघालय से जाएंगे, चाहे कोई बड़ा राज्य हो चाहे कोई छोटा राज्य हो। तो एक तो ये तरीका है कि सारे राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाए राज्यसभा में, और दूसरा ये तरीका है कि जो राज्य जितना ज्यादा पॉपुलेशन वाला है वहां से उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाए। तो सीट्स को बांटने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन को बांटने का दो तरीका हमने देखा। एक कि हर एक राज्य में बराबर कर दो कि मेघालय से आसाम से जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी आए, यानी कि सब स्टेट बराबर रिप्रेजेंटेशन। अगर एक लोग यहां से तो एक लोग वहां से, अगर दो लोग इस राज्य से तो दो लोग उस राज्य से, पकड़ पा रहे हैं ना। और दूसरा तरीका क्या है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भेजो। तो ये सिस्टम हम देखते हैं। वैसे ही देखो, पहला इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब कि हर एक कोने से बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे उसका लोकेशन कहीं पर भी हो, चाहे उसका पॉपुलेशन कितना भी हो। और इस सिस्टम को बोलते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर राजस्थान से जितने लोग जा रहे हैं राज्यसभा में, उतने ही लोग उत्तर प्रदेश से जाएंगे, उतने ही लोग बंबई महाराष्ट्र से जाएंगे, उतने ही लोग कलकत्ता जाएंगे, उतने ही लोग जो है तुम्हारे अलग अलग जगह से जाएंगे, है ना। आपके वेस्ट बंगाल से उतने लोग, झारखंड बिहार से ही उतने लोग आपको देखने को मिलेंगे। और यही सिस्टम फॉलो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूएसए में अगर हम चले, वहां पर भी सेम सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। रुकिए आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए, यहां पर जैसे अलग अलग राज्य हैं, ये सब अलग अलग भाई स्टेट्स हैं, ठीक है। जितना यहां से न्यू मैक्सिको का जितना रिप्रेजेंटेशन होगा वहां के सेनेट में, वहां का जो संसद है सेनेट कहते हैं, ठीक है, उतना ही कैलिफोर्निया का होगा, उतना ही डकोटा का होगा, उतना ही मिनेसोटा का होगा, उतना ही जो है अलग अलग जगह का बराबर होगा। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यही चीजें कैसे फॉलो करी जाती हैं? हमारे यहाँ जितना ज्यादा पॉपुलेशन जहां से, उतने ज्यादा लोग जाते हैं। जैसे कि ये सीटें हैं, आप देखिए इस चीज को, ये सीटें हैं इतनी भाई साहब, यहाँ पर अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग आते हैं, यहाँ पर आकर के बैठते हैं। वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका है। तो यूएसए में सारे स्टेट्स का बराबर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ के सेनेट में, वहाँ की जो राज्य है, सॉरी वहाँ का जो क्या कहते हैं उसको, जो संसद है उसको सेनेट कहते हैं। तो हम समझे ना बात को। और हम लोगों के यहाँ जो राज्यसभा में जो सिस्टम चलता है, वो सिस्टम कौन सा चलता है कि हर एक पार्ट के कंट्री को जितना पॉपुलेशन है उतने ही रिप्रेजेंटेटिव जो है दिए जाएंगे। कि यानी कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, जितना कम पॉपुलेशन उतना ही कम रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर हम बात करें इधर असम में, तो असम में कम रिप्रेजेंटेशन, कम जो है पॉपुलेशन है तो कम रिप्रेजेंटेटिव वहां पर देखने को मिलता है। यह सिस्टम जो है हम लोगों के यहाँ फॉलो किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इसमें जिसका ज्यादा पॉपुलेशन उसका ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में चाहे कोई स्टेट छोटा हो चाहे कोई स्टेट बड़ा हो,
दोनों का बराबर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो ये दो हिसाब से इसको हम बांट देते हैं। और हम लोगों के राज्यसभा में जो सीट होता है ना, वो हमारे चौथे स्केड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्केड्यूल है, अनुसूची है, वहां से डिसाइड किया जाता है, चौथे स्केड्यूल से डिसाइड किया जाता है कि कौन से राज्यसभा में कहां से कितने सीटें जो है डिसाइड करी जाएंगी, कहां से कितनी सीटें जो है आएंगी। इन लोग का सिस्टम परमानेंट रहता है। 6 साल के बाद हर एक जो है चुनाव होता है। मेंबर्स का जो है टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है, और हर 2-2 साल पे 1/3 लोगों का जो है क्या होता है, इलेक्शन देखने को मिलता है। आगे चल करके बात करें तो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, जो कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आते हों। अब राज्यसभा के हम कुछ पावर्स की बात करते हैं। तो राज्यसभा मनी बिल्स को कंसिडर या अप्रूव कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, आगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड भी सजेस्ट कर सकता है, कुछ बदलाव करना है तो ये जो है सजेशन दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखता है, उससे सवाल पूछ करके कि क्या भैया कैसा हो, क्या चल रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछ करके। ये प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इलेक्ट और रिमूव कर सकता है। ये वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भाई अकेले ही जो है इनिशिएटिव उठा सकता है। आगे इसके कुछ स्पेशल पावर्स डिस्कस कर लीजिए। ये भाई साहब स्टेट के पावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जिसे कोई भी मैटर हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो कि पूरे राज्य पे प्रभाव पड़े, या फिर किसी भी स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में से कोई चीज को निकालना हो, तब आपके राज्यसभा का अप्रूवल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और उन मुद्दों पर भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिससे कि राज्य को कुछ प्रभाव पड़ता हो। आगे अगर हम बात करें इसका, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो मंत्रिमंडल होती है, वो किसको आंसरेबल होती है, वो लोकसभा को आंसरेबल होती है। ठीक है ना, लोकसभा का सिस्टम वहां पर होता है, बल्कि राज्यसभा को नहीं। तो इससे होता क्या है कि राज्यसभा कोई भी भाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा पे जो वहां पे मंत्रिमंडल है वो किसके हैं भैया, लोकसभा वाले हैं। तो ये लोग इनको बस क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं। और जहां तक कि अगर हम इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो शक्तियां लगभग दोनों घरों की काफी ज्यादा हद तक इक्वल हैं, और बाकी सारे एरियाज में, जैसे मनी बिल्स में, अमेंडमेंट्स में, इम्पीचमेंट में, किसके इम्पीचमेंट में, राष्ट्रपति के या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, ये सारी चीजें हैं, पावर्स हमें बस नॉर्मली ध्यान में रखना है। आगे बात करें लोकसभा का, तो देखो गुरु, लोकसभा में भी वही सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। जो आप लोगों के यहाँ जाते हैं ना कि भैया हो हमें जिताए दा, हमको वोट दीजिए, हमें जो है आशीर्वाद दीजिए, हम जितना चाहते हैं गोड़ धरते हैं आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो आप लोग विधायक जी को अपने इलेक्ट करते हैं, आप लोग सोचते हैं हमारे विधायक जी हम इनको इलेक्ट कर देंगे, ये फिर हम हमारे जो है क्षेत्र का विकास करेंगे। ये वाला सिस्टम जो है डायरेक्टली लोगों द्वारा जाएंगे, बटन दबाएंगे, और जिसका मन उसका बटन दबाएंगे और जिता देंगे। ठीक है, आगे चल करके देखिए, सारे वोट बराबर होते हैं। अपने पूरे देश को हमने 543 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा है। कितने, ये देखो, ये वहाँ का जो है यूएसए का जो है सेनेट है, क्या है, यूएसए का जो है आपका सेनेट है, वही सेनेट जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि हर एक भाई वहाँ के सेनेट है, जहाँ की हर एक राज्य का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपने भारत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा इंडिया है, उसको हमने कितने कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा है, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा है। कितने कंस्टिट्यूएंसीज में, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में हमने यहाँ पर बांट दिया है, और उसी कंस्टिट्यूएंसीज में वहाँ पर जाकर के चुनाव होता है। 5 साल का इनका जो है समय रहता है। ये भंग हो सकते हैं। क्यों भंग हो सकते हैं, देखो भाई, सरकार को ये कुर्सियां भरी होनी चाहिए उन बंदों से, जहां कुर्सियां त्याग देंगे सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, बहुमत बिखरेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये लोग किसी मनी बिल, नॉन मनी बिल्स को इनैक्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पे जो है बात कर सकते हैं। आगे बात किया जाए तो इनके पावर्स का बात हो रहा है ना, यूनियन कंकरेंट लिस्ट पे लॉ वगैरह बना सकते हैं। जो भी इसके अंदर जितने मैटर यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उस पर ये लोग लॉ बना सकते हैं। क्या क्या चीज़,
टैक्सेशन पे अप्रूवल करते हैं, बजट को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पे ये लोग का चर्चा होता है। ये सब इनके पावर्स की श्रेणी में आता है। ये भी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखते हैं, उससे सवाल वाल पूछ करके, क्वेश्चन पूछ करके। इनके भी शक्तियां हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। राष्ट्रपति को चुनाव कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, जज को, इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं। इम्पीचमेंट माने हटाना उनके पद से। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। सब पॉलिटी की क्लास में हम आपको एकदम अच्छे से पढ़ाए हैं, वहां पर जाकर के आप उस चीज़ों को देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। अच्छा, एक मिनट और एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। पॉलिटी की क्लासेस डीप में आपके सारे कंपटीशन लेवल के लिए जो आगे चल करके तैयारी करेंगे, उस पांडे क्लासेस परीक्षा पे जो है पूरा सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर वो सीरीज अपना चली रही है। पॉलिटी का पूरा क्लास चल रहा है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर और डीप में ये सब का चर्चा जो है, वहाँ पर तो भाई आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल ही चाट जाना है ना। आगे बढ़ो तो ये कमिटी को बैठाती है, कमीशन को बैठाती है, और उन कमीशन और कमिटियों से जो है रिपोर्ट भी मांगा करती है। वो सब भी सिस्टम जो है इसके दायरे में आता है। गुरु, ये हमने चर्चा कर लिया आपके बेसिक से राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। नोट कर लो पहले, है ना। राज्यसभा के शक्तियों के बारे में, लोकसभा के बारे में, और लोकसभा के शक्तियों के बारे में। हो गया है? कर लिया नोट? ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए फिर इसको मिटाते हैं और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारी पार्लियामेंट भैया करती क्या है, पार्लियामेंट के हमारे काम क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए और देख लिया जाए कि हमारी जो संसद है वो भैया काम क्या करती है। ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग नज़र उजर मार लेते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा समझते हैं, है ना, कि भाई आखिरकार हमारी पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या है लॉ बनाने के अलावा। तो देखो यार, जब पार्लियामेंट का हम चर्चा करते हैं तो इनके नियम बनाने के अलावा भी काफ़ी फंक्शंस हैं। इनको बांट दिए हैं हम लोग लगभग 8 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट है लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसकी विधायिका वाला फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो यार ये एक मेन लॉ बनाने वाली बॉडी है, मुख्य नियम बनाने वाली जो बॉडी है वो ये है। ठीक है, दूसरा चीज कि जो बिल को ड्राफ्ट करने का सिस्टम होता है वो ब्यूरोक्रेट के अंडर, ब्यूरोक्रेट जो है वो करते हैं बिल को, किसी बिल को भी ड्राफ्ट करने का सिस्टम। और किनके सुपरविजन में होता है? जो मिनिस्टर हैं उनके सुपरविजन वगैरह में ये सब काम होता रहता है। सब्सटेंस क्या होगा, उस बिल में मैटर क्या होगा, उस बिल को पारित करने का समय क्या होगा, ये सारी चीज मंत्रिमंडल यानी आपका कैबिनेट, जो मंत्री महागण बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि बिल में होगा क्या, समय क्या होगा, कौन से समय क्या होगा, वो सारी चीजें कैबिनेट डिसाइड करता है। कोई भी बड़ा बिल, कोई भी मेजर बिल बिना कैबिनेट के मंजूरी या बिना कैबिनेट के अप्रूवल के जो है पेश नहीं किया जा सकता, है ना। वहां पर थोड़ा सा उनको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ये सब बेसिक बातें आपके लेजिस्लेटिव फंक्शन की हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फंक्शन आप ध्यान रखेंगे कि इसका एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रहता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, ये सवाल पूछ करके ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे पूछें कि क्या भैया पढ़ उड़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि बस मजे ले रहे हो, है ना। तो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा हमें, तब तो सवाल पूछेंगे। ये सारा सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे ये इसका बहुत ही वाइटल फंक्शन देखने को मिल जाता है। ये क्या करती है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देती है, एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखती है कि एग्जीक्यूटिव अपने अथॉरिटी से ज़्यादा ना उड़ पाए और रेस्पॉन्सिबल रहे। समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबल रहे, ऐसा ना हो कि अपने लिमिट से ज़्यादा निकल करके काम हम करने लगे हैं। ये सारा कहानी ना देखने को मिले, लिमिट पे जो है रह करके अपना काम करें। ये सारी चीज़ें आपकी लेजिस्लेचर जो है देखती है। आगे बढ़े, इसके फाइनेंशियल फंक्शन है, टैक्सेशन के ऊपर कौन सा टैक्स क्या करना है, सारा सिस्टम ये देखते हैं। नए टैक्सेस बिना इनके अप्रूवल के नहीं लाए जा सकते। किनके अप्रूवल के? यही लेजिस्लेचर वालों के। आगे जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट को दिए जाते हैं अपने प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए, वो सारी चीज़ों पे भी इनका नज़र रहता है। सरकार जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, उसको लेजिस्लेचर को हिसाब किताब देना पड़ेगा। समझ रहे ना, अकाउंटिंग वही हिसाब किताब देना पड़ेगा। सरकार बोली कि हम 10,000 करोड़ का फलाने कोनो हाईवे बनवा दिए, कोनो अस्पताल बनवा दिए, कोनो क्या कर दिए, उसको जवाब देना पड़ेगा कि भैया पैसा लिए उठाए मार्केट से, किए तो किए क्या। समझ रहे हैं ना। ये सारे अपने खर्चों के ऊपर बताएंगे, ये अपने बजट को देखो पेश बताते रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पेश करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा खर्चा न करे और अकाउंटेबिलिटी जो है मेंटेन रहे।
चौथे पे आते हैं। चौथा फंक्शन इसका रिप्रेजेंटेशन का है। सबसे पहले तो यहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नजरिए, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबके डाइवर्जेंट, पूरे समाज के अलग अलग जो व्यू है, सब हर एक भाई एक अलग मेंबर उसका अलग सोच। मान लो हमको कोई भेज दिया, हम वहां गए तो मेरा अलग सोच होगा, आप वहां गए तो आपका अलग सोच होगा। भाई अलग अलग मायने के लोग हैं, अलग अलग एरिया से लोग हैं, सबका एक अपना अलग अलग सोच होगा। ठीक है, जो अलग अलग रीजनल से सोचे, रीजन से सोचें, सोशली अलग अलग सोचेंगे, इकोनॉमिक, रिलीजियस वे पे, हर तरीके से हर एक देश के कोने से जो है रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखा जा सकता है। ये सबसे बड़ा डिबेटिंग वाला यहाँ पर फंडा रहता है। हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट आपको देखने को मिलेगा, बिना किसी लिमिटेशन के। आप कोई लिमिट नहीं है, आप बिंदास वहां पर बोल सकते हैं, आपके मन में जो भी है सारी चीजें वहां पर बढ़िया तरीके से डिबेट करी जाती हैं, और मेंबर्स एकदम फ्री होते हैं अपने बात को वहां पर रखने के लिए, कोई बिना डर के, एकदम निडर होकर के अपनी बात को वो वहां पर रख सकते हैं। किसी से भी वहां पर डरने वरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ की कुछ कंस्टिट्यूएंट पावर्स भी हैं, कंस्टिट्यूएंट फंक्शन भी हैं। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव यहाँ पर अमेंडमेंट करके कर सकती है। अब अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का बात करते हैं तो दोनों हाउसेस के पास सिमिलर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं कि अपना भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह सबको प्रस्ताव पारित करके जो है किया जा सकता है। अब देखो, जितने भी अमेंडमेंट किया जाएगा उसको दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस हाउस से भी, आपके दूसरे हाउस से भी। यानी कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं संविधान में, कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो दोनों हाउसेस से जो है इसको पारित करवाना पड़ेगा। आगे बढ़े, सातवां देखें तो इसके कुछ इलेक्शन वाले इलेक्टोरल फंक्शंस हैं, जैसे कि ये राष्ट्रपति का, आपके उपराष्ट्रपति का, ठीक है, इन लोगों का जो है ये सब चुनाव वगैरह ये लोग करवा सकते हैं। आगे जुडिशियल फंक्शन में भी ये लोग क्या करते हैं, किसी भी क्या क्या सिस्टम है, प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, है ना, हटाने का भी प्रस्ताव वहां पर ले जा करके रख सकते हैं। ये सारे सिस्टम जो है आपके पार्लियामेंट के फंक्शन में आते हैं। तो पार्लियामेंट सुनते ही आपके दिमाग में खाली नियम बनाना नहीं दिखना चाहिए, ये सारा सिस्टम दिख जाना चाहिए, लेजिस्लेचर से लेकर के आपके जुडिशियल फंक्शन तक। समझ में आ रहा है आपको? यही सारा बेसिक सिस्टम है ना, बस ध्यान में रखना है और क्या करना है, हट रहे हैं फटाक से इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट्स बनाते रहो, लिखो, फिर आगे इसको भी मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में और देखते हैं कि पार्लियामेंट में और चीजें हैं जो डिस्कशन होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक बेसिक मुद्दा, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम लोग जान गए। अब जो मेन मुद्दा होता है, जो चीजें पास होती हैं, आप अक्सर पार्लियामेंट में बिल ऐसे करके सुनते हैं, तो जानते हैं कि ये बिल क्या होता है, समझते हैं कि ये बिल क्या होता है। अभी हम अपने पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं वो बिल होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपको घर बनवाना है, 1.5 रुपया पैसा हो गया आपके पास, एक तो जो है बनाने वाले नक्शेदार को ले आए हैं। अब वो आपके सामने नक्शा पेश किया 10 ठो, है ना, कि देखिए भैया 10 ठो नक्शा है। अब आप कौन सा नक्शा लेना चाहेंगे, तो आपको भाई 10 ठो में से एक ठो बढ़िया लगा तो आप एक ठो को चूज कर लेते हैं, तो वो फाइनल नक्शा जो है डिसाइड हो जाता है। यानी कि वो पहले एक रफ कार्य आपको दिखाया 10 ठो पन्ना पे, है ना, एक रफ पेज पे या रफ कार्य पे कि हाँ भैया देखो इतना तरीका से बन सकता है, इमा एक ठो डिसाइड कर लो आप। तो बोले हाँ ये ठीक है, ये खराब है, ये ठीक है, ये खराब है, एक ठो डिसाइड कर लेते हो, तो इस पे आपका डिसीजन बन जाता है। सेम सिस्टम, ये जो रफ कार्य आपको दे रहा है ना, ये एक तरीके से ड्राफ्ट है। ये क्या है, एक तरीके का रफ कार्य है जो कि आपको डिसाइड करना है कि सही है कि गलत। तो ये जो ड्राफ्ट है ना, सेम सिस्टम ऐसे ही पार्लियामेंट में होता है कि जो भी नियम कानून बनने वाला होता है, जो भी नक्शा से पूरा घर बनने वाला होता है और जो नियम से पूरा देश चलने वाला होता है ना, उसको पहले लागू करने से पहले, उसको डिसाइड करने से पहले वो एक तरीके का रफ ही तो रहता है, वो एक तरीके का ड्राफ्ट ही तो रहता है ना। और उसी चीज को आप जब मोहर मार दिए कि नहीं ये हमको चाहिए, तो वही फाइनली डिसाइड हो जाता है और उसी पे आपका घर बनता है। सेम सिस्टम कि ऐसे भाई किसी के अंदर कोई एक मन में सूझा कि नहीं ये नियम होना चाहिए, तो वो एक ड्राफ्ट बना दिया सिस्टम, है ना,
देखो भाई ये रफ कार्य है, ऐसा ऐसा होगा। अब फिर सबको पसंद आएगा, सबको बहस किया जाएगा पार्लियामेंट में, जब दोनों घर जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट की वो उसको कह देंगे कि नहीं ये सही है, तब वो जो रफ कार्य जो ड्राफ्ट था ना वो बन गया अब एक नियम कानून, और उसी से पूरा देश चलेगा। तो सेम सिस्टम है कि कोई भी नियम कानून पास होने से पहले, उस पर सिग्नेचर होने से पहले राष्ट्रपति का वो एक ड्राफ्ट ही तो होता है, एक रफ कार्य ही तो होता है। जब सब डिस्कशन कर लिए, बोले कि नहीं ये मुद्दा सही है, इसी के ऊपर पूरा चलना चाहिए सिस्टम, तो फिर साइन हो जाता है और वो बन जाता है नियम। और यही जो ड्राफ्ट की बात हम कर रहे हैं, ये जो रफ कार्य की बात कर रहे हैं ना, इसी सिस्टम को कहते हैं पार्लियामेंट में बिल। तो अगर एक कोई नियम आपको भाई पास करवाना है, सोच करके रखे हैं, तो एक बिल के रूप में वो पेश होगा, उस पर बहस होगा, और बहस होने के बाद जब कुछ दोनों हाउसेज जब पास कर दें कि नहीं सही से सिस्टम है, तो फिर साइन होने के बाद राष्ट्रपति का वो सिस्टम एक नियम बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो बिल हम कहते हैं परमानेंट का, ये कानून का एक रफ कार्य है जो कि पहले दिखाया जाता है, एक ड्राफ्ट है, और फिर ये जब लेजिस्लेचर में, जब हाउसेस में जा करके कंसिडरेशन के बाद अगर ये पास हो जाता है, चाहे नहीं होता है, तब पर भी उसका जो सिस्टम है, वो जो ड्राफ्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। कि जो रफ कार्य, जो नियमों का रफ कार्य, जो नियमों का ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है लेजिस्लेशन में, आपके विधायिका में, राज्यसभा चाहे लोकसभा में, उसको बिल कहते हैं। अब ये बिल देखो 4-5 तरीके का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, मतलब आम बिल है एक तरीके के, जो आम आदमी के रिलेटेड होता है, वो आम बिल ऑर्डिनरी बिल होता है। दूसरा होता है कंस्टिट्यूएंट बिल। कंस्टिट्यूएंट बिल माने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो उस लिए कौन सा बिल पास किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल पास किया जाएगा। मान लो तुमको घर नहीं बनवाना है, तुमको किचन बनवाना है, तो क्या घर का नक्शा देगा तुमको, किचने का नक्शा देगा ना। तो भाई नक्शा तो अलग अलग होते हैं, किचन का नक्शा, घर का नक्शा, भाई साहब कि तो पूरे सिस्टम का नक्शा। कहीं कोई आपको बिजनेस के लिए कोई रूम बनवाना है, कोई ऐसा सिस्टम बनवाना है, वहाँ का अलग नक्शा। तो सेम सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जैसे अब पैसे का बिल है, मनी बिल है, तो जो पैसे के रिलेटेड कोई भी पास सिस्टम करवाना होता है, ये लोकसभा में ही होता है, तो वो मनी बिल होता है। एक गवर्नमेंट बिल, जितने भी सदस्य यहाँ पर जितने भी सदस्य बैठते हैं, अगर वो सदस्य जो है इस चीज़ को पारित करेंगे, सदस्य कोई बिल को पेश करेंगे, तो वो बिल क्या कहलाता है, गवर्नमेंट बिल कहलाता है। वहाँ के कोई भी बैठे हुए मिनिस्टर अगर कोई बिल को लाते हैं, कोई ड्राफ्ट, कोई नियम का ड्राफ्ट है, वो बिल क्या है, जब भी हम बिल बोलें वो समझिए कि कानूनों का एक रफ कार्य है, जिसको वो ठप्पा लगवा करके नियम बनाना चाहते हैं। तो ये ड्राफ्ट होता है नियम कानूनों का। इस पे बहस करके जब इसको माना जाता है कि नहीं ये सिस्टम सही है, साइन होता है, पास होता है, तब वो बन जाता है कानून। तो अगर मिनिस्टर साहब कोनो कानून पास करवाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट बिल में आएगा। और कोई भी दूसरा विधेयक जिसमें मनी वनी का बात नहीं हो, तो वो नॉन मनी बिल होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और हिंदी में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भैया कानूनों का जो है रफ कार्य, और इसमें आप ड्राफ्ट जो है ध्यान में रख सकते हैं। अब ठीक है, समझ गए, ये संसद है, इस संसद में बिल पास होता है, सही रहेगा तो कानून बन जाएगा, नहीं रहेगा तो हटा दिया जाएगा। वो पूरा प्रोसेस क्या है जिस पे पूरा कानून बनता है, उसकी चर्चा हम लोग को करनी है कि वो जो पूरा सिस्टम है, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे होता है। एक एक करके, एक एक स्टेप से हम समझते हैं कि इस घर में घुसने से पहले, कोई कानून को लाने से पहले पूरा प्रोसीजर कैसा है, पूरा सिस्टम कैसा है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अब आप बिल समझ गए हैं कि ये रफ कार्य है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप किसी भी हाउस में जो है उस बिल को पहले पेश करें। और पेश कैसे होगा, सब लोग बैठे हैं आराम से, आप गए इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को। तो सबसे पहला प्रथम काम ये होगा कि उस बिल को किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। ठीक, अब बिल का जो है भाई पेश हो गया। ठीक है, पेश होने के बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि या तो वो बिल कोई कमेटी को भेज दिया जाता है। देखिए क्या होता है ना, पार्लियामेंट में कई समिति या फिर कमेटी कह सकते हो, कमेटियां होती हैं। उन कमेटियों का काम होता है मिनिस्टर को सजेस्ट करना, सपोर्ट करना, पूरा एनालिसिस करना, के स्टडी करना, अलग अलग चीज़ें हैं। वो अपना रिपोर्ट बना करके, सपोज करिए आप कुछ बिल लाना चाहते हैं, आप कोई नियम नया कानून लेना चाहते हैं, कि जो भी कुछ नियम कानून हो, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कमेटी बनती है जो कि उस पर स्टडी करती है और उसका रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को भेजती है। नहीं तो दूसरा भी रास्ता होता है कि वहीं पर बैठे हुए जितने मेंबर्स हैं वही आपस में जो है उस पर बहस कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो या तो एक रास्ता
कि वो कमेटी को भेज दिया जाए, कमेटी अपना रिपोर्ट बना करके उस पर देगी, या तो दूसरा रास्ता कि उसको उसी हाउस में जो है डिस्कस किया जाएगा, वो अलग अलग बिल के ऊपर होता है। यानी कि प्रथम स्टेप कोई भी बिल को पेश कर दिया, दूसरा स्टेप, अब दो रास्ते, बिल पेश हो गया, या तो वो कमेटी को भेज दिया जाए, कमेटी अपना रिपोर्ट बना करके वापस जो है संसद को दे देगी, नहीं तो दूसरा रास्ता वहीं पर वहीं बहस हो जाए उसमें, है ना, जो है डिस्कशन हो जाए, हाउस में ही डिस्कशन हो जाए। ठीक है भैया, डिस्कशन अगर हो गया तो हाउस में जब डिस्कशन होगा, देखो दो रास्ते मिले हमको, एक कमेटी के यहाँ गया, एक हाउस में ही डिस्कशन हो गया। अब कमेटी जो है, अगर कमेटी के पास जाता है तो कमेटी अपना रिपोर्ट बना करके संसद को देगी, और अगर हाउस में ही चर्चा हो जाता है तब तो कोई बातें नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के बात क्या हुआ कि तीसरा जो है कमेटी रिपोर्ट देगी वापस संसद को, और जब संसद को रिपोर्ट मिल जाता है तो भाई फैसले का घड़ी होगा। चौथा स्टेप कि या तो उस जो बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही दो कारण है, बहस होने लगा, या तो बहस का एक ही होगा कि या तो एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट जो है हो जाता है, अच्छा कैसे मानेंगे कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, उस पर चौचक डिस्कशन होगा, कोई उसके फायदे बताएंगे तो कोई उसके नुकसान बताएंगे, उस पर चौचक डिस्कशन होगा। और डिस्कशन के बाद, ठीक है, यानी कि जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके बाद उस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा बढ़िया से, और डिस्कशन के बाद या तो वो बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या वो बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया जाए तो बातें खत्म, और अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो अभी भी वो खाली एक हाउस में एक्सेप्ट हुआ है, फिर उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा डिस्कशन के लिए, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दो हाउस नेसेसरी होता है कि कोई भी बिल पे दोबारा चर्चा होगी। तो फिर इसके बाद जो स्टेप होगा, या तो बिल अगर सिलेक्ट हो गया तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, अब दूसरा हाउस भी अपने ऊपर चर्चा करेगा, उस पर डिस्कशन करेगा। अब दूसरा हाउस क्या कर सकता है, या तो उसको एक्सेप्ट करके भेज दे, या तो फिर वो कुछ रिकमेंड करेगा कि नहीं ये वाला नियम कानून थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ बदलाव करिए। उसके पास भी दो ऑप्शन, तो दूसरा हाउस भी या तो उसको अप्रूव कर देगा कि ठीक है इसको पास करते हैं, या तो कुछ रिकमेंडेशन देगा। और अगर, अब समझो भाई, मान लीजिए एक हाउस में कोई बिल पास कर दिया गया, ठीक है, वो गया दूसरे हाउस के पास, दूसरा हाउस, एक तो ये ऑप्शन होगा कि दूसरा हाउस बोल दिया कि ठीक है इसको अप्रूव करते हैं, तब तो वो चला गया राष्ट्रपति के पास, साइन करेंगे निकल लेंगे, ठीक है। आगे या तो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है दूसरा हाउस उस बिल को, बोलता है कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तो भाई साहब एक हाउस मान लिया, दूसरा हाउस नहीं माना। अब क्या होगा, अब जो है एक ज्वाइंट जो है सेशन बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा और फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर एक हाउस मान जाए और दूसरा हाउस नहीं माने तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, दोनों लोग बैठेंगे साथ में और फिर जो है अच्छे से डिस्कशन चलेगा उस चीज पे। आगे देखें तो मान लेते हैं कि दूसरा घर जो है उसको पास कर दिया तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर पास नहीं किया तब क्या होगा, अगर अप्रूव नहीं किया तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा। तो मान लीजिए ठीक है, और अगर पास कर दिया तो अभी भी प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट भी या तो उसको साइन करके भैया दे दें, नहीं तो वो रिकमेंड करेंगे, खारिज नहीं, वो क्या करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन देंगे कि आप इसमें कुछ सुधार कर लीजिए, या तो वो अप्रूव कर दिए या तो कुछ रिकमेंडेशन कर दिए। और फिर अगर दोबारा रिकमेंडेशन की वो चीज़ आ जाती है तो फिर राष्ट्रपति जो है वो बाध्य हो जाते हैं उस चीज़ को साइन करने में, इस तरीके, क्योंकि भाई उतना उनका वो भौकाल तो है नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। और फिर जब राष्ट्रपति का साइन लग जाता है तब वो जो बिल था, जो रफ कार्य में इस घर से उस घर, यहाँ से वहाँ घूम रहा था, तब जाकर के फाइनली वो एक कानून बन जाता है, समझ रहे हैं। तब जाकर के फाइनली एक कानून बन जाता है और फिर वो पूरे देश में एक तरीके से लागू हो जाता है। तो सिस्टम क्या था, सिस्टम ये है कि पहले बिल को रखा गया, कहाँ पर, किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर दो स्टेप हो सकते हैं, या तो उसको समिति को भेज दिया जाए, मतलब कमेटी को भेज दिया जाए, वो अपना रिपोर्ट दे देगी, या तो फिर उसी हाउस में उस पर डिस्कशन हो जाए। अब वहाँ पर दो हो सकता है, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो अगर एक हाउस से इस पर डिटेल डिस्कशन होगा, खूब बहस होगा, और एक हाउस से जब डिस्कशन हो गया, उसको पारित कर दिया, उसको पास कर दिया गया, तो दूसरे हाउस में गया, तो वहाँ पर दो ऑप्शन कि वो लोग भी उसको पास कर दें, डिस्कशन होगा, भाई वो लोग भी पास कर देंगे, नहीं तो हो सकता है उसको खारिज करते हैं। अगर वो लोग पास कर दिए तब तो प्रेसिडेंट के पास चला गया, और अगर पास नहीं करते हैं तो भाई एक हाउस ने पास कर दिया, एक हाउस ने नहीं पास किया, तो वो दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, फिर वहां से निर्णय लिया जाएगा कि इस कानून का क्या किया जाए।
ठीक। और अगर पास कर देते हैं दोनों हाउसेस तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पल्ले दो ऑप्शन, या तो कर दें पास या तो फिर कुछ उनको रिकमेंड करना होगा तो रिकमेंड करेंगे, वापस आ जाएगा। और फिर से अगर ये लोग फिर डिस्कशन करके रिकमेंड करके अगर फिर से वापस भेज देते हैं उनके पास तो फिर उनको भाई साहब वो तो बाध्य हो जाएंगे ना उसको जो है आगे साइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम है। और अगर वो साइन कर दिए तो वो जो रफ कार्य था कानूनों का उस पे भैया लग गया मुहर, और प्लस पूरा का पूरा सिस्टम देश में वो लागू हो जाएगा। सेम सिस्टम ऐसे ही जो है फॉलो होता है। अब तो यहाँ पर तो नियम बनने के कानून हम कैसे बनने जो स्टेप है वो देख लिए। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल रखता है। ये जो पार्लियामेंट है वो कार्यपालिका पे कैसे कंट्रोल रखता है, उसके लिए कुछ बातें हैं जो कि हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले तो यार एकदम बढ़िया सा डिस्कशन, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस होता रहता है पार्लियामेंट में, ताकि सरकार को भैया अच्छे से इवेलुएट किया जा सके, अच्छे से जो है बढ़िया से इवेलुएट वगैरह किया जा सके, है ना, अच्छे से सारे सिस्टम को जो है फॉलो किया जा सके। अब जब ये डिस्कशन वगैरह हो गया, एग्जीक्यूटिव पे सारा डिस्कशन वगैरह हो गया, तो एक एनालिसिस वाला सिस्टम यहाँ पर आपके सरकार पे देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर ये एनालिसिस वगैरह डिस्कशन वगैरह जवाबदेह सरकार को होना पड़ता है। वहाँ पर एक समय होता है जिसको जो ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है संसद के काम करने का। सबसे पहला क्वेश्चन आवर होता है, ये एक क्वेश्चन आवर होता है। इस समय ये जो जैसे पीरियड होता है ना स्कूल में, गणित का पीरियड, मैथ का है, फिर साइंस का, सोशल साइंस का, ऐसे ही करके यहाँ पर क्वेश्चन आवर चलता है, हमेशा होता है। और इस क्वेश्चन आवर में करना क्या होता है कि जो मंत्री लोग हैं उनको जो मेंबर्स हैं सवाल पूछेंगे और उनको सवाल का जवाब देना है। मान लो सारे मंत्री लोग बैठे, अब मेंबर्स जो हैं सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने यही कानून पास किया था, उसका क्या काम चल रहा है, यहाँ पर कैसा ही जो बवाल ववाल हो गया है इस पे जवाब दीजिए, कहीं कुछ दंगा हो गया उस पे जवाब मांगेंगे, कहीं कुछ विदेश से गड़बड़ी हो गया उससे जवाब मांगेंगे, आगे कुछ महंगाई बढ़ गई उस पर बहस होगा कि कहाँ है पेट्रोल का दाम 100, ऐसे ऐसे करके उस पर जो है बहस होगा। तो उन लोगों को जो है जवाब देना पड़ता है ना, जवाब उनको देना पड़ेगा। पूछेंगे महंगाई काहे बढ़ रही है, जैसे दंगे उंगे हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो है चर्चा वहाँ पर होता रहता है। तो क्वेश्चन आवर नाम से ही पता चल रहा है कि लोग सवाल पूछेंगे, जो भाई मंत्री साहब हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। दूसरा एक होता है जीरो आवर। जीरो आवर थोड़ा सा ऐसा आवर है जहाँ पर सब मेंबर्स जो है फ्री हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर उठा करके किसी भी मुद्दा को उठाएंगे और फिर उस पे जो है चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो सारे मेंबर्स बैठे हैं, कुछ जरूरी बात है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पढ़ाई का दिक्कत है, कहीं नौकरी का दिक्कत है, उस पर छेड़ दिए मुद्दा, कहीं पॉल्यूशन का दिक्कत है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, कहीं रेलवे में कुछ प्रॉब्लम, कहीं जो है एयरवेज में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मुद्दा छेड़ दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो मेंबर्स फ्री है यहाँ पर कोई भी मुद्दा उठाने के लिए, वो जीरो आवर हो गया। ठीक है, ये सब सारा कुछ होता है। और ये तो जितना बुक में आपके दिया है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, एकेडमिक्स का पढ़ाई चल रहा है, लेकिन जान जाइए कि अगर पॉलिटी में एकदम ढंग से सारी चीज़ों को जानना है, एकदम फील कर लेना है, तो जो दूसरा वाला सीरीज चल रहा है पॉलिटी का, जो उस पर क्लास चल रहा है पांडे क्लासेस परीक्षा पे, उस क्लास को देख लीजिएगा। पॉलिटी वहाँ पर एकदम छाननी की तरह छान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉ, किसी भी नियम को पार्लियामेंट चाहे अगर देश के हित में होगा, देश के सपोर्ट में होगा तो उसको पास किया जाएगा, और देश के हित में नहीं होगा, उससे हो सकता है कि कोई समुदाय भड़क जाए, उससे हो सकता है कि कोई कम्युनिटी भड़क जाए, उससे हो सकता है कोई राज्य भड़क जाए। अगर ऐसा बात होगा तो उसको वो नेगलेक्ट भी कर सकती है। ये वाला सिस्टम हो रहा है कि भाई अप्रूवल भी हो सकता है और रिजेक्ट भी उसको किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट वही नियमों को जो है पास करती है जो कि देश के हित में हो। अगर ऐसा कोई कानून है जो कि देश के हित में ना हो तो उसको भाई हटा दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आगे इसके फाइनेंशियल कंट्रोल भी कुछ होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास कोई भी जो है बिल को पास उस करने का, कैंसिल करने का एक तो उनके पास पावर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैसा को कैसे खर्च किया जा रहा है, क्या हो रहा है, बजट क्या है, ये सारी चीज़ों को भी जो है आवाज़ उठाया जाता है। तो इससे ये सारा चीज़ें मेंटेन हुई रहती हैं। इसके पास पावर है, किसी भी बिल को पास करेगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद उसका जो भी पैसे खर्च किया जा रहा है
जो भी पैसे कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो सब का एक हिसाब किताब जो है वहाँ पर रहना जरूरी है, और पार्लियामेंट उस चीज़ से पूछती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे एग्जीक्यूटिव वगैरह पे कंट्रोल किया जाता है ताकि सारी चीज़ें मेंटेन हो। यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सपोज करिए कि रूलिंग पार्टी अपना मस्त है, मान लीजिए बीजेपी है रूलिंग पार्टी, इनके मेजोरिटी में इनके जो है सांसद हैं आपके पार्लियामेंट में, कार्रवाई चल रहा है। फिर जो दूसरी पार्टी है उसको कोई खबर लगा, जो भी अपोजिशन में पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस अपोजिशन में पार्टी है, उनको खबर लगा कि बीजेपी के कुछ जो है क्या है ना, कि ये जो सीट है, जो टोटल के टोटल 545 जो आप जो सीट देखते हैं वहाँ पर लोकसभा में, मान लीजिए लोकसभा का बात किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेजोरिटी जो है रहना चाहिए, तभी कोई सरकार बनी रहेगी। तो अगर भाई बीजेपी के उतने सांसद हैं जो कि वहाँ पर बैठे हैं, तो बीजेपी की सरकार है। और बाय द वे अगर ओपोजिशन को ऐसा लगता है कि नहीं, इनके कुछ जो है जो इनके कुछ सांसद हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, या तो फिर सांसद को वो लोग खरीद लेते हैं, बोलेंगे ला भैया इतना करोड़ रुपया दिया, तुम आ जाओ हमारे पार्टी में। अब वो सांसद तो अगले वहां से भाई जीत चुका है चुनाव, तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये लोग कुछ पैसा दे दिए, मान लो दूसरे पार्टी वाले की, नहीं आप लोग हमारे आ जाइए, 10-20 ठो एमएलए को जो है वो लोग एमएलए कह रहे हैं, सॉरी 10-20 ठो जो एमपी हैं उनको खींच करके अपने पार्टी में ला दिए। तो अब इससे हुआ क्या, आपके जो बीजेपी हैं उनका जो मेजोरिटी था वो मेजोरिटी तो चला गया, अब भनक सबको लग गई है। तो अब पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन पार्टी है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को जो है प्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमको दिखाओ, इनके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि इनके पार्टी वाले में एक जो है जुटता है, सारे एक में है ना, कोई कोई अलग अलग भाग रहा है, तो इनकी मेजॉरिटी जो है टूट रही है। तो मेजॉरिटी टूट जाएगी तो फिर सिस्टम खत्म, फिर सरकार जो है गिर जाएगी और लोकसभा जो है डिसॉल्व, भंग हो जाएगा। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि अगर रूलिंग पार्टी अपना मेजॉरिटी जो है खो रही है अपने पूरे नेशन को चलाने के लिए, तो क्या होता है, अपोजिशन पार्टी ये रेजोल्यूशन जो है संसद में पेश करेगी कि नहीं सिस्टम गड़बड़ है, आप सो करिए। तो अगर रूलिंग पार्टी मान लो कांग्रेस आकर के बोले कि नहीं आपके कुछ जो है सांसद हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, हमारे में आना चाह रहे हैं, आप सो करिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि सो करिए कि आपके सरकार में जो है सारे सांसद आपके हैं, मेजोरिटी में हैं। तब दो ऑप्शन, या तो वो सो कर देंगे कि नहीं सारे सांसद हमारे में हैं, नहीं तो फिर अगर नहीं सो कर पाए तो मेजोरिटी जो है वो गिर जाएगी और संसद जो है, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए इसको जो है टेम्पोररी हाउस भी कहते हैं। ये सब हम जान चुके हैं। आगे बढ़े तो देखिए पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज होती हैं। कमिटीज क्या होती हैं? हिंदी में इसको समिति कहते हैं। पार्लियामेंट में आप हाउस तो देख रहे हैं, मेंबर्स को देख रहे हैं, और भी कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना, और भी कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, सबका अपना एक रोल है। यहाँ पर एक पार्लियामेंट की कमिटीज़ भी होती हैं। सबसे पहले तो इनको अपॉइंट किया जाता है ताकि अलग अलग जो भी विधायिका के कार्य हैं, इस पार्लियामेंट में एक काम तो है नहीं, काफ़ी सारे काम हैं, उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। इनके मेन फंक्शंस क्या हैं कि जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कंसिडरेशन का बात हो रहा है, उस केस को स्टडी किया जाए। जो भी मेंबर्स, जो अलग अलग मेंबर्स अलग अलग डिमांड के लिए ग्रांट मांग रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके भी ऊपर जो है वो स्टडी करती है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर भी वो केस स्टडी करती है। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई भी करप्शन वगैरह है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का अलग अलग समितियां अपना अलग अलग काम निभाती हैं। तो पार्लियामेंट के पास और भी पार्लियामेंट की कमिटीज़ होती हैं। कुछ कमिटीज़ परमानेंट भी होती हैं, कुछ कमिटीज़ जो है टेम्पोररी भी होती हैं। अब जो है मेन मुद्दा क्या है, हम लोग पार्लियामेंट संसद देख रहे हैं, एक घर दूसरा घर, इधर उधर, एक बिल इसमें एक बिल इसमें, क्या सिस्टम हो रहा है। मतलब एक नॉर्मल सी बात है, उतने लोग बैठे हैं, किसी को कोई पूरा देश चलाना है, कोई मुद्दा लाएगा, कोई आइडिया लाएगा, उस आइडिया पे बहस होगा, फिर उसको पारित किया जाएगा। ये सिस्टम हम समझ गए। अब चूंकि यहाँ पर होना है बहस, भाई बहस होना है, अब किसी से ऐसे बहस करेंगे तो निश्चित है बाजी बाजा हो जाएगा, एकदम पटका पटकी दोएं दाएं, पता चले कि लो भैया, अगर कॉमन सेंस की बात है, टीचर क्लास में है नहीं, कुल बैठे हैं अपने में, छिड़ गया बहस कि नहीं हम सही हैं, वो बोले हम सही हैं, और 2-3 ठो बस बात होगा और तीसरे बात में दे इधर से कुर्सी टेबल उड़ने लगेगा।
बाजी बाजा हो ही जाना है, क्योंकि बहस में भाई झगड़ा हो ही जाता है। अक्सर देखते हैं इस समय चुनाव का माहौल है, ऐसे ही पार्टी को लेकर के बहस झगड़े हो जा रहा है कि नहीं हमारी पार्टी जीतेगी, इसकी पार्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर संसद में आपके ऐसा सिस्टम चल रहा है, डिबेट चल रहा है और एक शक्तिशाली लोग बैठे हैं, जीत करके आए हैं, कोनो कम अपने आप को समझेंगे नहीं और करना है बहस, तो 100% गारंटी है कि लगेगा कुर्सी उर्सी उड़ने हैं। स्पीकर उठाओ, स्पीकर हुआ है कई बार कि वो जो माइक होता है, आदमी माइक खींच करके मार रहा है एक दूसरे को, तो फिर आगे चल करके माइक को अटैच कर दिया गया, कुर्सी उठा करके फेंक देते थे, चप्पल उठा करके फेंक देते थे, जो भी चीज़ें हैं तो बहस हो जाती थी। इस हिसाब से अब इसको अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस सभा पूरा बैठा है। अब भाई टीचर गई तो क्लास मॉनिटर लगा के जाती है ना कि देखते रहना, नाम लिखते रहना, ताकि कुल शांत रहते हैं, नहीं तो दे ऊंची ऊंचा हो जाएगा। सेम सिस्टम संसद में भी डिबेट होना है, एक जो है सपोर्ट में होंगे, एक उसके अगेंस्ट में होंगे, तो उस पर भाई बवाल होगा, बहस होगा। तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए कोई का चीज का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो फिर बवाल। तो इसीलिए आपके संसद में एक स्पीकर बैठे होते हैं सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। क्या बैठे कौन होता है? स्पीकर होते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कुर्सी लगा है, इस पे लोग बैठे हैं और यहाँ पर स्पीकर एक बैठे होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि नहीं आप बोलिए, और कोई हल्ला करेगा तो उनको बोले कि नहीं बैठ जाइए शांति से। तो जो सभा है उसका गरिमा बना रहे और कोई भी बवाल ववाल ना हो, ऐसा कोई सिस्टम ना हो, तो उसके लिए वहाँ पर स्पीकर महोदय बैठे रहते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। तो अब हमने सारे पहलुओं को देख लिया। अब स्पीकर के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, स्पीकर के ऊपर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद मतलब पार्लियामेंट में मुख्य रोल किसका किसका है? एक मेंबर्स, एक स्पीकर हो गए और एक डिप्टी स्पीकर भी होंगे, और एक आप पार्लियामेंट के सेक्रेटरी होते हैं जो कि पर्दा के पीछे वाला काम एकदम बढ़िया तरीके से निभाने का काम करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को अंडरग्राउंड से एकदम मेंटेन करते हैं। उन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। साइड हट रहे हैं, फटाफट से इसको नोट करिए, नोट्स बना लीजिए, इसको पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए। और अब बचा है बस इस चैप्टर में आपका बात स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और पार्लियामेंट के सेक्रेटरी का। उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और फिर चीजें खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि जो संसद में बहस हो रहा है, संसद में डिस्कशन हो रहा है, तो यार अगर एक कोई रहेगा नहीं मॉनिटर करने वाला, कोई रहेगा नहीं उसको देख रेख करने वाला, तब तो हो जाएगा बाजी बाजा एकदम, आज चौचक धुनाई चालू हो जाएगा कहीं कहाँ में। भाई कहिए कहाँ से कोई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? तो उसको देखने के लिए, ये सिस्टम को निभाने के लिए वहाँ पर स्पीकर साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। स्पीकर की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में, और ये सारी चीज़ों को मतलब एक प्रॉपरली सभा को मेंटेन करके यहाँ पर जो है इनका काम हो जाता है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं लोकसभा के, यानी कि यही अध्यक्ष है। सपोज करो क्लास में जो टीचर हैं वो चले गए, बैठे हैं, मॉनिटर को लगा दिया कि देखते रहो। अब मॉनिटर को पूरा पावर मिल गया, क्या है बैठो, है खड़े क्या हो बैठो, मतलब कि एक पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है सभा में वो सब को नियंत्रण कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। अगर वो बोल दें कि आप चुप रहिए तो आपको खत्म हो जाना है, अगर वो बोल दें कि आपके पास 2 मिनट है इस बयां को बयां करिए तो आपके पास उतना ही है। मतलब कि वो पूरे के पूरे उस सिस्टम के अंदर जो चलेगा ना उन्हीं का चलेगा, ये भाव है, समझ जाइए। पूरे के पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, अध्यक्षता जो है इन्हीं के पास है, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे सिस्टम चलेगा। इनको पहले ही मीटिंग में, मान लो जैसे कि चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद पहला मीटिंग बैठेगा लोकसभा का, तो पहले ही मीटिंग में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है, जो भी पूरे मेंबर्स, चकाचक हॉल भरा हुआ है, ठीक है, जो भी मेंबर्स हैं आपके, मान लीजिए इधर आ जाइए, ये हॉल है आपका, यहाँ पर ये पूरा हॉल है, चकाचक भरा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला यही बात होगा कि भाई हमें स्पीकर को इलेक्ट करना है, हमें डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है। तो उनमें से नॉमिनेशन आएगा, फिर सब लोग वोट देंगे और एक बंदा बन जाएगा स्पीकर। जैसे कि क्लास मॉनिटर में भी हम लोग के समय इलेक्शन होता था, तो मैम पहले 4-5 लोगों को इलेक्ट कर देती थी अपने से, जो बढ़िया बढ़िया है, चलिए वोट दीजिए, हैं हम लोग वोट देते थे तो मॉनिटर बन जाया करता था। अब वो मॉनिटर बन गया, हम ही लोगों पे गुंडई जो है दिखाना स्टार्ट कर दिया करता था। ऐसा सीन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्हीं लोग जो बैठे हैं उन्हीं में से एक तो स्पीकर को इलेक्ट कर दिया जाएगा। पहले ही मीटिंग में स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं, इनका बात सबको मानना ही पड़ता है क्योंकि यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह चुने गए हैं। अच्छा, जरूरी क्या है कि उस
लोकसभा में ही वो मेंबर होने चाहिए। अब आपके क्लास का मॉनिटर दूसरे क्लास के तो किसी को नहीं ना बना दिया जाएगा, अरे आप ही लोगों में से कोई एक ठूट करके मॉनिटर बन जाएगा। तो वैसे ही ये सभी लोग जीत करके अपने अपने यहाँ से आए हैं, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से वहां से जीत करके आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है इन्हीं लोगों में से कोई को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो यही सिस्टम आपको देखा जाता है। कौन चुनेगा? मेंबर से ही इलेक्ट करते हैं अपने स्पीकर को। आगे इनका जो काम करने की जो समय है वो लोकसभा के बराबर, जब तक लोकसभा चलेगा तब तक इन लोगों का काम चलेगा। आगे चल करके देखेंगे तो इनका रिजाइन डिप्टी स्पीकर द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखो क्या है ना कि स्पीकर अगर रिजाइन देना चाहे वो अपने डिप्टी स्पीकर को दे दे, डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइन देने जाए तो वो स्पीकर को दे दे, यानी कि लोग आपस में अपना रिजाइन जो है एक दूसरे को दे करके जा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अब अगर मॉनिटर गुंडई करने लगा, झूठा है, हम लोग में ऐसा मॉनिटर था, कुछ कहो तो तुरंत एक पेन लिए रहेंगे ससुर ऐसे ऐसे चिपोरे रहेंगे, देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, तुम बात किए खट से 10 पूरा क्लासिया का नाम लिख देता था दाएं से। तब तो भाई तो गुंडैया ना हो गया कि लो भैया कोनो शांत बैठे हैं, कोनो सांस ले लिए तो नाम लिख देता था चट से। अम्मी साई धाए 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 एकदम धो दी रुई की तरह सबको, कौन कौन था नाम पढ़ते स्टार्ट किया, इधर आओ सट सट लेना स्टार्ट। तो अगर मॉनिटर गुंडई करेगा, हो सकता है स्पीकर बना दिए, अब स्पीकर साहब कोई को बोलने ही नहीं दे रहे हैं कि नहीं सब शांत रहो, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका उपाय भी किया गया है। इसका उपाय ये किया गया है कि जो चीज़ बनती है उसको हटाया भी जा सकता है। तो अगर इनको लोकसभा वाले मेंबर्स ने चुना है तो लोकसभा वाले मेंबर्स इनको हटा भी सकते हैं। तो हो सकता है ये भी कि भाई हमारा नाम लिख दे रहा है और हम हैं दुष्ट, तो हम चाहेंगे ना मॉनिटर हट जाए। तो इसको मेंटेन न करने के लिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि ये आसानी से हट जाएं, तो इसके लिए 2 सिस्टम बनाया गया है। इनको ऑफर दिया गया कि नहीं इनको हटा सकते हो, लेकिन हटाने से पहले 14 दिन पहले सूचना दीजिए। सूचने के साथ 50 लोग चाहिए ये भाव को रखने के लिए, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इनको जो है हटाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम तभी होता है जब भाई सब लोग ढेर परेशान हो, तब ना 50 मेंबर्स को रखें, फिर 2/3 का वोट हो, 14 दिन पहले सूचना दे, तब जाकर के फाइनली स्पीकर हटते हैं। और एक और बात सुन लीजिए कि अगर आपके मॉनिटर के ऊपर ये लग गया कि नहीं इसको हटाना जाना चाहिए, तो मॉनिटर अपना रोल खो देता है। वही सिस्टम कि मॉनिटर को हटाया जा सकता है, यहाँ पर स्पीकर को हटाया जा सकता है। कैसे? 14 दिन पहले सूचना दो, 50 लोगों का जरूरत पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी से जो है इनको पास करना पड़ेगा, ये हट जाएंगे। और जब वो प्रोसेस चल रहा होगा ना कि इनके ऊपर इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस अलग गया, तो वो जो दौर होगा उस समय के लिए ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे, ये शांति से अपना चुपचाप मार के बैठेंगे। और अगर कोई भी क्लास का मॉनिटर ढेर गुंडई करता है और आप वोट दे करके हटवा दिए, अब वो आकर के न्यूर चुपचाप आप ही में बैठा रहेगा, शांति से टुकुर टुकुर देखेगा, कुल मजा लेंगे, करे बड़ी काबिल बनत रह लिया, ऐसे करके भाव आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इनको भी जो है ये दिया गया है कि इनको भी हटाया जा सकता है। इनकी शक्तियां क्या क्या हैं? ये पूरे सिस्टम को, पार्लियामेंट को, फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने भी समिति होते हैं, जितने भी कमिटीज होते हैं, उसके चेयरपर्सन को और बाकी अदर मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये पूरे मीटिंग को जो पूरा डिस्कशन होता है उस पर अपना कंट्रोल बना कर रखते हैं कि कौन क्या किसको कहे। इनके पास पावर होता है, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस कोई करना चाहे तो इनके पास वो चीज़ को ग्रांट करने का कि ठीक है आओ बोल लो, ये वाला पावर जो है उनके पास होता है। आगे चल करके बात करें तो ये चेयरपर्सन को और बाकी अदर मेंबर्स को किसी भी कमेटी के जो है अपॉइंट करते हैं। आगे ये गार्जियन हैं, जितने भी आपकी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके पास जो जो शक्तियां हैं, जो जो उनको छूट दिया गया है, ये उनके गार्जियन है कि नहीं आप बोलिए, मतलब वो मेंटेन करके रखना है दायरे को, ताकि गरिमा बना रहे और अच्छे से बातचीत हो, अच्छे से डिस्कशन चलता रहे। जब अगर 10 में से एक हिस्सा जरूरी होता है कि मान लो 545 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक अमाउंट रहना चाहिए ना कि क्लास को चलाने के लिए। अब अगर भाई कोई आया ही नहीं तो किस पे डिस्कशन होगा? तो पार्लियामेंट में जो ये लोकसभा है, यहाँ पर 10 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है 1/10 पार्ट जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी डिस्कशन को जारी रखने के लिए। कि अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर जो है इतने लोग हैं, तो उसका 1/10 पार्ट जो है नेसेसरी है उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर 1/10 लोग एब्सेंट हो जाएंगे तो सेशन को स्पीकर कैंसिल भी कर सकते हैं कि चाहिए आज लोग आए ही नहीं हैं, तो फिर क्या ही हम लोग बात करें। अब 2 सिस्टम होता है, जब कोई बिल को पास कर रहा जा रहा है और मान लीजिए कि बिल हो गया टाई, इधर भी बराबर वोट,
इसके सामने कि नहीं भाई बिल पास होना चाहिए, इसमें भी उतने ही लोग हैं और उतने ही लोग इसके निगेटिव में भी हैं कि नहीं बिल नहीं पास होना चाहिए, यानी कि हो गया टाई, दोनों बराबर। तो अब पास हो कि ना हो, तो ऐसा जब भी माहौल बनेगा तो वो एक स्पीकर का वोट बहुत मायने रखता है। वो स्पीकर को मौका मिलेगा कि आप वोट दीजिए, अब वो जिधर वोट दे देंगे उधर वो चीज़ पास हो जाएगा। अगर वो निगेटिव में दे दिए तो नहीं पास होगा, पॉजिटिव में दे दिए तो पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो उन्हीं मेंबर्स में से ही है ना भाई, उन्हीं मेंबर्स में से ही है ना, तो इसीलिए उन्हीं मेंबर्स में से बन करके आए हैं और इसीलिए लोकसभा के बाहर वालों को कोई को बनाया नहीं जाता स्पीकर। तो अगर डिसीजन में वोट टाई हो जाते हैं तो इनका जो वोट रहेगा वो एक तरीके का डिसीजन बनाने वाला वोट देखने को मिलेगा। अब ये भी ये डिसाइड करते हैं कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। और होता क्या है कि अगर आप जो है एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके ज़्यादा अगर आप एब्सेंट होते हैं बिना बताए तो आपको फिर वहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो इरेगुलर मेंबर्स जो कि एब्सेंट होते हैं बिना परमिशन वगैरह का, तो उनको भी हटा दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई करने का भी शक्ति है इनके पास। ये सब चर्चा हमने स्पीकर का कर लिया। देखो अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर उनका पद संभाल लेगा। ये हम अक्सर देखते हैं कि भाई स्पीकर को अगर स्पीकर गुजर गए या स्पीकर को भाई जो है बीमार उमार चल रहे हैं, अगर छुट्टी पे हैं तो डिप्टी स्पीकर उनका पद संभाल लेंगे। डिप्टी स्पीकर का भी सेम, ये भी अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे। अगर स्पीकर नहीं रहते हैं तब आगे 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, पहली ही मीटिंग में ये भी इलेक्ट हो जाते हैं और अगर इनको भी हटाया जा सकता है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। ये सब बातें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हैं। आगे बढ़े तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब देखिए जितने लोग यूपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस जो बनते हैं, यहाँ पर ये स्टार्टिंग लेवल का जॉब है भाई, सर्विस है। उसके बाद जो सर्वेस्ट जो आता है वो आप सुने हैं कि वो सेक्रेटरी बन करके आता है, समझ रहे हैं ना। तो भाई सेक्रेटरी, अलग अलग सेक्रेटरी बनते हैं, तो वहाँ पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं। ये जो है हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशन है, ठीक है, सर्वोत्तम सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन है। तो लंबा सोचिए, ठीक है, यहाँ तक का एकदम प्लान बना करके तैयारी करिए, नहीं इससे काम नहीं चलाना है, वहाँ तक जाना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को और प्रधानमंत्री को जो है असिस्ट करें, मदद करें किसी भी चीज़ों में, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंटल और पार्लियामेंट्री फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका अलग अलग अपना कार्य क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन क्या क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनको काम करना है और कोई मिनिस्टर एब्सेंट होता है तो उनके आंसरिंग में कोई भी पॉलिसी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके आंसर में भी ये लोग जो है अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो ये बेसिक सा मुद्दा हो गया आपके स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और पार्लियामेंट सेक्रेटरी का। जूम करके, अरे जूम कर रहे हैं, जूम कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके अपना जो है नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स भाई साहब ब्रह्मास्त्र है। तो हो गया, हो गया, ठीक है ना, नोट्स बना लिए। यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का लेजिस्लेचर चैप्टर फिनिश होता है। अगले वन शॉर्ट सीरीज में इसका जुडिशरी वाला चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा किताब का भी बहुत सारा चैप्टर है, उसको भी खत्म करना है, सब राइट इक्वालिटी जस्टिस वाला जो सब है उसको भी खत्म किया जाएगा। तो फटाफट से बनते हैं, और कुछ क्रैश कोर्स वाला भी सिस्टम हो रहा है, उस पर भी आएंगे जल्दी है, ठीक है, उसको भी लॉन्च करना है। तो फिर मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।